हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अक्टूबर 2023 में होने वाले 10वीं क्लास के साइंस एग्ज़ाम को क्वेश्चन पेपर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो डी ऑप्शन है दृष्टिपटल पर। अगला क्वेश्चन है, ये अब सिलेबस में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो डी ऑप्शन एम्पियर सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है, ये भी अब सिलेबस में नहीं है, कांच आ जाएगा इसका आंसर बी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन भी अब सिलेबस में नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, 20 ओम प्रतिरोध को कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है आर दे रखा है 20 ओम, विद्युत धारा आई दे रखे 5 एम्पियर, टी है 30 सेकंड और हमें एच निकालना है, ऊष्मा निकालनी है। तो जूल के तापन के नियम के अनुसार जो ऊष्मा का फार्मूला है वो है एच बराबर आई स्क्वेयर आर टी बराबर आई हमारा है 5। तो 5 गुना 5 गुना 20 गुना 30, ये सोल्व कर लोगे तो आपका 15,000 जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, यानी कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आंसर देखिए, ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत के रूप में माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 हो जाएगा। इस कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। इस तरह ग्रह जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 7वां, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। 8वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। 9वां देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो 2 नियम है इसके। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब पर सभी एक ही तल में होते हैं। अगला है दूसरा है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू स्थिरांक, ये आ जाएगा इसका बी। ये तो ए पार्ट था, बी वाला देखिए, कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के मध्य स्थित है। तो हमें आरेख बनाना है और प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करनी है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखनी है। इसका ध्यान रखते हुए देखिए बिंब की स्थिति पता होना चाहिए। अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखिए, सी और एफ के बीच में रखिए। देखते हैं हमें ये वस्तु ए भी रखी है, सी और एफ के बीच में रख दी है। तो देखिए एक जो किरण है वो ए सिरे से निकलती हुई मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वापस एफ में से आ जाती है। दूसरी किरण जो है इसकी ए सिरे से वापस जाती है, दर्पण से टकराने के बाद जो वक्रता केंद्र से उसी रास्ते वापस आ जाती है। और ये दोनों किरणें जो हैं इधर सी से परे आपस में काटते हैं, तो यह हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ गई, सी से परे बन गया। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या आ गई, वास्तविक और उल्टा, यानी कि मुख्य अक्ष से नीचे बना है यानी वास्तविक है। वास्तविक ऐसे दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, वास्तविक हो गया। और उल्टा है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। बिंब से बड़ा देखिए ए बी जो का साइज छोटा है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का साइज बड़ा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, ए बी से बड़ा, बिंब से बड़ा। सी देखिए, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है, एम आवर्धन का सूत्र होता है m इजिकल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होता है बिंब की ऊंचाई बराबर +1। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब एक का मतलब है कि प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, और एक का मतलब है कि प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई समान है। तो इस तरह से आपको बता देना है। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है अथवा में, या तो आपको तीनों पार्ट करने हैं या आप ये वाले पार्ट करने। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं और क्यों। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। बी में देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अपवर्तनांक सूत्र क्या होता है, nm माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस की क्षमता है p बराबर 1/f। सी ऑप्शन है इसका, सी जो है पार्ट है वो है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल से तिरछी प्रवेश करती है।
क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या विलंब से दूर, बताइए क्यों। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्यों झुकेगी? क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी वायु जो है वो विरल माध्यम है और जल जो है वो सघन माध्यम है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेक्शन 20 स्टार्ट हो गया है, रसायन विज्ञान। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है उपचयन अपचयन दोनों ही होते हैं, उपचयन अपचयन, सी ऑप्शन आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? लाल से नीला करने वाला अक्षार होता है तो 1, 4, 5 वाले तो सभी अम्लीय होते हैं, 10 है तो डी ऑप्शन 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है फिर भी तो XXCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाती है, तो Cl2 यानी 2 जो है इसकी वैलेंसी X की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, तो कौन सा हो सकता है? किसकी वैलेंसी 2 है? Na की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन आ जाएगा, Mg मैग्नीशियम। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी होती है, यह परत दहन में बाधा डालती है, इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एच आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल की शक्ति विलयन में एच आयन की संख्या पर निर्भर करती है, यदि एच आयन की सांद्रता अधिक होगी तो अम्ल जो है प्रबल अम्ल हो जाएगा, यदि एच आयन की सांद्रता कम है तो प्रबल जो अम्ल है वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है ये 15वां हमारे सिलेबस में नहीं है। 16वां क्वेश्चन देखिए, कारण बताइए, 4 नंबर में है ये, दो पार्ट है इसके। सोडियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों करते हैं? सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, आकस्मिक आग को लगने से बचाने और धातु को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। बी जो है, सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों करते हैं? सोना और चांदी जो है चमकदार होता है, अधिक तन्य और आघातवर्धक होते हैं और ज़्यादा संक्षारित भी नहीं होता, इनसे मनचाहा डिज़ाइन बनाया जा सकता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? ये देखिए दिखा रखा है, जो कार्बन है उसके परमाणु संख्या 6 होती है, ऑक्सीजन की 8 होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2, 6 हो जाएगा, तो बाहर वाले कक्ष में कार्बन के पास 4 हैं, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो जो है कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, ऑक्सीजन जो है 2 की करेगा, तो एक कार्बन है वो एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है और दो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, यानी एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इसका इस तरह से आप इसको बता देना, सी हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इसके हो गए कार्बन के, इधर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसी तरह दूसरी तरफ भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो सी के दोनों तरफ 2 द्विआबंध बन जाएंगे, सी द्विआबंध ओ सी द्विआबंध हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसका बी ऑप्शन है। एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? और साबुन की सफाई प्रक्रिया है। क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को ऑक्सीजन देकर अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अल्कोहल को यानी कि एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एथेनॉल है ये, या तो इसमें हम क्षारीय एमोनोफोर डाल लेंगे या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देंगे, तो ये ऊष्मा देंगे तो ये एथेनॉइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला है साबुन की शोधन प्रक्रिया। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल रागी तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल विरागी होता है। साबुन का आयनिक सिरा बाहर की ओर यानी पानी की ओर तथा हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तेल की ओर व्यवस्थित हो जाता है, इससे मिसेल का निर्माण होता है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होता है। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन विकर्षण के कारण मैल आसानी से बाहर निकल जाता है, इस तरह कपड़े साफ हो जाते हैं। आप ये डायग्राम बना देना। देखिए पहले मिसेल का ये एक साबुन का अणु दिखा रखा है, जल रागी सिरा जो गोल सर्कल में दिखा रखा है वो जल रागी सिरा है यानी कि आयनिक सिरा है, और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जल विरागी सिरा है। साबुन का जल विरागी सिरा जो पानी में नहीं घुलता है। तो ये देखिए तेल जो मैल होता है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है, मैल जो है तैलीय होता है, तो तेल की तरफ जो है ये इसकी पूंछ जो है जल विरागी सिरा आ जाता है, और जो आयनिक सिरा जो पानी में घुलनशील होता है वो बाहर की तरफ
बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाता है। इस तरह सेमी सेल का निर्माण होता है। अब ये देखिए, ये कपड़ा दिखा रखा है, कपड़े के ऊपर ये नीले नीले रंग में दाग दिखा रखा है। ये देखिए, जब हमने इसको साबुन लगाया तो साबुन के अणु दिखा रखे हैं। जलरागी सिरा जो है बाहर की तरफ है, जो डार्क ब्लू है, और जो वाइट है वो अंदर की तरफ है, गंदगी की तरफ है, चिकनाई तेल की तरफ है। ये हमारा जल विरागी सिरा है। तो जैसे जैसे ये हम इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे तो देखिए, गंदगी के चारों तरफ जो जल के अणु आ जाते हैं और गंदगी के आने से ये मिसाइल बन जाती है और गंदगी के साथ ये बाहर निकल जाता है। इस तरह से कपड़ा साफ़ हो जाता है। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, ये 3 ऑप्शन है। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध बनाने वाले अणु में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन देखिए, कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें अधिक संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हाइड्रोकार्बन के, जैसे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल देकर आप बता सकते हैं जो श्रृंखला बनती है। और इसमें वलय भी बनते हैं और शाखित श्रृंखलाएँ भी बनती हैं। आप इनमें उसका एग्जाम्पल, शाखित श्रृंखला में आप समावेव का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और वलय में आप बेंजीन और साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या होती है? समजातीय श्रेणी देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मैथेन व एथेन में CH2 इकाई का अंतर है, और एथेन और प्रोपेन में CH2 इकाई का अंतर है। तो ये देखिए, CH2 का जब हम एक यौगिक से दूसरे यौगिक पर चलते हैं, मैथेन से एथेन पे गए तो CH2 इकाई का अंतर यानी 14 U का अंतर हो गया। फिर एथेन से प्रोपेन पे जा रहे हैं तो भी CH2 इकाई का अंतर है, तो इसको हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी। सेक्शन C स्टार्ट हो गया है। जीव विज्ञान है। पहला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए। तो D ऑप्शन आ जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? तो इसमें जिब्रेलिन आ जाएगा, B ऑप्शन। ऑक्सिन जो है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और एसिटिक पादप हार्मोन नहीं है। तो इसलिए जो जिब्रेलिन है वो तने की वृद्धि, वैसे NCERT बुक में दे रखा है कि जिब्रेलिन जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायता करता है, तो ऑक्सिन भी कर सकता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, तो C ऑप्शन आ जाएगा। 21वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। फूल का मादाजना रंग है स्त्री केसर, B ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? बताना है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई प्रत्यक्ष या सक्रिय भूमिका नहीं होती। ये क्रियाएं मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं अचानक और तीव्र होती हैं, इसलिए संदेश मस्तिष्क न पहुंचकर मेरुरज्जु से ही वापस आ जाता है। 24वां क्वेश्चन अब सिलेबस में नहीं है। क्या होगा यदि एक पोषित स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो देखिए, नीचे दे रखा है, यदि हम एक पोषित स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देते हैं तो पूरी जैव विविधता प्रभावित होगी और पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो सकता है। आहार श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह अगले स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले उस स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिलेगा, जिससे वे भूख से मरने लगेंगे और धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। निचले स्तर के जीवों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका शिकार करने वाला कोई नहीं होगा। इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? यौनारंभ में कुछ परिवर्तन तो लड़कियों में समान होते हैं। शरीर के कुछ नए भागों जैसे काख और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल कुछ निकल आते हैं और उनका रंग गहरा हो जाता है। पैर, हाथ और चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है और मुँह से भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। लड़कियों में परिवर्तन के स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लग जाता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में परिवर्तन, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है तथा उनकी आवाज़ फटने लगती है। दिवास्पन या रात्रि में शीश अक्सर अभिवर्धन के कारण उग्र हो जाता है। 27वां क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है। या वर्गाणु की रचना तथा क्रियाविधि का चित्र सहित वर्णन करना है। दोनों में से मानव में वहन तंत्र एक जटिल प्रणाली है जो शरीर के विभिन्न भागों तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 घटकों के माध्यम से समझा जा सकता है।
हृदय ये हमारे शरीर का एक पंपिंग अंग है। इसका मुख्य कार्य निरंतर धड़कते रहकर शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पंप करना है। हृदय ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अलग अलग रखने के लिए कक्षों में विभाजित होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। इसके कार्य इस प्रकार हैं। परिवहन या फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है। साथ ही यह पचे हुए भोजन और हार्मोन का भी वहन करता है। सुरक्षा रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कणिकाएं WBC जो है वो शरीर की बीमारी से बचाती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं पट्टिकाणु वो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमा कर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकती हैं। रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स जो होती हैं धमनियाँ शिराएं केशिकाएं होती हैं। धमनियाँ जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। शिराएं शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजनित रक्त को शरीर अंगों से रक्त में हृदय तक वापस लाती हैं। केशिकाएं ये अत्यंत पतली नलिकाएं होती हैं जहाँ रक्त और ऊतकों के बीच पादपों का आदान प्रदान होता है। लसिका वहन तंत्र का एक अन्य हिस्सा लसिका है जो ऊतकों के बीच से तरल पदार्थ को वापस रक्त में ले जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करता है। संक्षेप में वहन तंत्र हमारे शरीर की परिवहन व्यवस्था है जो जीवन को बनाए रखने के लिए पोषण और गैसों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करती है। वृकाणु का देखिए, वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृकाणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लाखों वृकाणु होते हैं। रचना क्या है? बोमन संपुट आ जाएगा। पहले यह कप के आकार का होता है। यह केशिका गुच्छ को घेरे रहता है। केशिका गुच्छ रुधिर केशिकाओं का गुच्छ जहाँ पर रक्त क्षमता है। वृकाणु का नलिकाकार भाग जो संग्राहक नलिका में खुलता है। क्रियाविधि निस्संदन रुधिर वर्ग धमनी से केशिका गुच्छ में आता है। यहाँ पर रक्त में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, यूरिया और प्रचुर मात्रा में जल छन जाता है। चयनित पुनर्वशोषण निस्संदन जब वृक्क के नलिकाकार भाग में से गुजरता है तो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवणों को नलिका द्वारा वापस रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। जल की मात्रा का पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल और कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। श्रावण नलिका H आयन, K आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों का श्रावण निस्संदन में करती है जो शरीर के आयनिक व अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखती हैं। उत्सर्जन प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय पेशीय होता है और तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। मूत्र मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है जब तक मूत्राशय का दाब उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकाल दे। ये डायग्राम देखिए, केशिका कुछ दिखा रखा है। बाहर बोमन संपुट है। वृक्क की धमनी शाखा है। वृक्क शिरा की शाखा है। नीला दिखा रखे है वृक्क धमनी है। वृकाणु का नलिकाकार भाग है। ये संग्राहक वाहिनी है। वृकाणु की संरचना दिखा रखी है और ये तीर के निशान देखिए दिखा रखे हैं कैसे कैसे जा रहे हैं। इसको आप बनाओगे कैसे? पहले तो आपको ऐसे बना लेना है। वृक्क धमनी की शाखा, बोमन संपुट और ये केशिका कुछ अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिखा रही बना लेना। वृकाणु का नलिकाकार भाग ऐसे बना लेना, संग्राहक नलिका है। फिर आपको नेफ्रॉन बनाने के लिए देखिए इसमें ये जो है वृक्क शिरा की शाखा है इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा नलिकाकार भाग के ऊपर ऐसे करके दिखा देना है। और ये वृक्क धमनी ये नीचे से जो लूप दिखा रखा है ये लूप है इसके ऊपर दिखा देना है। और इस संग्राहक नली से ऐसे ये देखो ये ऐसे ऐसे आ रहा है। इस तरह से आपको ये दिखा देना है। जो हमारी वृकाणु का वो है उसमें से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और जो साइड में हमने बना रखा है इसमें जो नलिकाएं वृक्क शिरा की धमनियाँ और शिराएं हैं इनमें से इसके अपोजिट चल रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया है। और जो पिछले 2016 से लेकर 2026 तक के आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा। उसमें सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए आपको मिल जाएंगे। आपकी 10th क्लास की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाएँ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।